बच्चों लोग आज की क्लास में स्टार्ट करें हमारा टॉपिक बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो जब भी बायोमोलिक्यूल हम बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल में बेसिकली हमको पढ़ना है, कुछ खास बात पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको क्या कवर करना है, तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन से लिंक होता है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रोटीन अमीनो एसिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे अबाउट विटामिन्स, पढ़ेंगे अबाउट विटामिन्स। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स, RNA आप नाम सुने होंगे, तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानेंगे हम लोग, यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। तो और क्या पढ़ने वाले हैं, तो अबाउट जेनेटिक मटेरियल्स, क्या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक, RNA DNA के बारे में जानेंगे हम लोग। इतना पढ़ा हो कवर करना है इस चैप्टर में। इसको 1 बाय 1 खत्म करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो इजी होगा उससे पहले खत्म करते हैं। तो सबसे पहले अपना फोकस होगा विटामिन से फोकस होगा। तो पहला फोकस क्या अपने पास है, विटामिन। तो ध्यान देना, विटामिन कुछ ऑर्गेनिक मेटल्स होता है जिसको हम हमारे ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। तो हमारे आपके फूड में फूड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब बनेगा। ठीक है, तो विटामिन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बाकी इसका जो एक्चुअल डिफरेंशिएशन आप एनसीईआरटी से देख लें एक बार। ठीक है, हमको मोटो है कि विटामिन को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो ध्यान देना, विटामिन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ solubility इन H2O। तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कुछ विटामिन होता है वाटर सोल्यूबल, और कुछ होता है फैट सोल्यूबल। ध्यान देना, तो कौन कौन सा वाटर होगा कौन कौन सा फैट होगा, तो बहुत आसान है इसको याद करने के लिए। आप ध्यान देना, ADEK, विटामिन ADEK, इसको बोल ए हो क्या आपका फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, बाकी विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1 B2 B6 जो भी है, ये सारा होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो ADE को ई के को छोड़ के और सारा क्या होगा, और सारा क्या होगा आपका, होगा वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो आपको ADEK के अलावा जो भी विटामिन होगा उसको क्या बोलोगे, वाटर सोल्यूबल होता है। अब ध्यान देना, जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो अगर उसको आप इनटेक करोगे ना, आप इनटेक करोगे तो इनटेक करने के बाद आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनटेक करने के बाद आपके डाइजेशन में चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। ठीक है, यानी आपका वो जो भी एंजाइम्स है उस पर अटैक करके उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी आपके बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो वाटर सोल्यूबल जो भी विटामिन होगा वो डू नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, यानी इसका स्टोरेज पॉसिबल नहीं हमारे बॉडी में। क्यों, क्योंकि स्टोर हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाता है तो बाहर निकल जाएगा, फैट में घुलेगा नहीं वो। ठीक है, वाटर में घुलता है तो अगर फैट, बॉडी का जो फैट है उसमें ऑब्जॉर्ब होगा नहीं ये चीज। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी से बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसको हमको रेगुलरली इंटेक लेना पड़ेगा। अगर मान लें कि बॉडी में अगर स्टोरेज कर पाते हैं तो उसको नहीं लेंगे तभी काम चलता। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन को हमको इसका रेगुलर इंटेक लेना पड़ता है। तो रेगुलर इंटेक इज एसेंशियल और नेसेसरी। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ B1 होगा,
कुछ B2 हो सकता है, B12 हो सकता है, ऐसा बहुत सारा बी का वेरिएंट होता है, सारा इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग। ये सारा बेटा B12 तो स्टोर हो सकता है। B12 बहुत स्मॉल अमाउंट में स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर होता है लीवर में, स्टोर होता है लीवर में आपके बॉडी के, ठीक है। तो B12 स्टोर होगा स्मॉल अमाउंट में, लेकिन फिर भी हमको इसका मतलब जनरली हमको जैसे विटामिन सी हो गया, इन सबको हमको रेगुलर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड से एग्जाम में कभी कभी, या मान लो कॉम्पिटिशन पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन हमारे को हमको रेगुलर लेना पड़ेगा। तो बी सी यानी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है उसको हमको रेगुलरली लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बच्चे लोग, ठीक है। तो ये रहेगा। अब ध्यान, इसमें और क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, तो और क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे, एक सेकेंड। तो आपका एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपको याद करना है। तो एनसीईआरटी में बताया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा कर लेना। जो विटामिन B12 होता है वो बॉडी में स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन B12 जो होगा बॉडी में स्टोर हो सकता है। अब ये वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बट यहाँ पे तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब कि B12 और वाटर सोल्यूबल कुछ अमाउंट होगा जो फैट में सोल्यूबल होगा तो स्टोर हो सकता है B12 का, तो इसको ध्यान देना। यानी B12 आपको बॉडी में स्टोर हो सकता है, B12 के अलावा बाकी बी का वेरिएंट स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिफाई कर लेना इस चीज को। अब ध्यान देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे एक टेबल दिया एनसीईआरटी में, इस टेबल से क्वेश्चन आता है। आपके बोर्ड से भी आता था, बोर्ड इस बार में सिलेबस में नहीं है, तो ये आपके आपके जेईई में आ सकता है इससे क्वेश्चन एक। तो इसमें क्या है, यहाँ पे विटामिन का नाम लिखा हुआ है, उसका सोर्स क्या है, विटामिन का सोर्स क्या होगा, और उसके कारण क्या डिजीज होता है, अगर उसको आप नहीं लोगे तो डिजीज क्या होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक सेकेंड, तो इस टेबल में ध्यान देना, इस टेबल को आपको आपको इसको याद कर लेना है, इस टेबल को। विटामिन ए का सोर्स क्या है और उसके कारण डिफिशिएंसी से, उसके डिफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकता है। सिमिलरली विटामिन B1 B2 B6 B12, विटामिन सी, विटामिन डी, सारा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, तो इस लिस्ट को आपको याद कर लेना है। तो ये इसी के साथ आपका विटामिन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो विटामिन टॉपिक में इतना ही था अपने लिए, ठीक। तो ये ध्यान देना आपको। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग अगले टॉपिक पे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा चलो अपना न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए, ठीक है। दोनों, जो न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर होता है, क्या होता है ये पॉलीमर। तो पॉलीमर का कुछ ना कुछ रिपीटिंग पैटर्न होगा, तो ये पॉलीमर का जो रिपीटिंग पैटर्न होता है उसको बोला गया है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला गया है, न्यूक्लियोटाइड्स। इसका रिपीटिंग पैटर्न होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पॉलीमर का क्या है, रिपीटिंग पैटर्न है, यानी न्यूक्लियोटाइड अगर रिपीट करेगा तो हमको पॉलीमर मिल जाएगा। पॉलीमर बेसिकली क्या है, तो पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा हमको, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना किससे होता है, तो इसमें कुछ मोनोमर्स होगा। तो जो आपको मोनोमर्स है, तो मोनोमर्स हम बता देना आपको। तो मोनोमर्स क्या होता है, तो फॉस्फोरिक एसिड, F3PO4,
पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनियस बेसिस। ठीक है, यानी फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर बनता है मोनोमर। ये मोनोमर का ये तीनों मोनोमर है। ये मोनोमर मिलकर बनाएगा रिपीटिंग पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये पैटर्न रिपीट करेगा तो पॉलीमर बनेगा। पॉलीमर का मतलब क्या बन गया? आपका न्यूक्लिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको ये ध्यान देना है। अब ध्यान देना, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो कभी फुल फॉर्म पूछ देगा। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा जी? तो डी कार्बोक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का तो डीएनए का हो गया ना। डीएनए का फुल फॉर्म डी क्या डीएनए का फुल फॉर्म क्या बोले आप फिर से बताएंगे? डी डी कार्बोक्सी न्यूक्लिक एसिड। डी कार्बो। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं बाकी लोग बताओ? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड सर। हाँ, हाँ सर, वही। वही वही बहुत डिफरेंट होता है, वही नहीं है। ठीक है, नंबर कट जाएगा। तो डी यस डी सर। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म यार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे, तो जो है एक्चुअली वो बोलना है। तो डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। अब ध्यान देना, जब बात करते हैं आरएनए डीएनए का, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ध्यान देना, ये जो पेंटोज शुगर होता है दो टाइप का होता है। तो पेंटोज शुगर है, ये दो टाइप का होता है। तो पेंटोज शुगर जो मोनोमर कंपोनेंट है, तो डीएनए में कुछ और होता है और आरएनए में कुछ और होता है। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए में क्या क्या होता है हम बता दे रहे हैं, दो टाइप का जो होता है। तो ध्यान देना, इसका फिगर हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ देखो, दो टाइप का पेंटोज शुगर जो यहाँ लिखा होगा, ये वाला एक होगा राइबोज शुगर है, एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो इसके साथ बीटा, एक बीटा टर्म लिखा, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और एक है राइबोज। तो इसका फिगर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी आपको याद होना चाहिए दो टाइप का, एक है राइबोज शुगर होता है, एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो पूरा नाम याद रखना, यानी आपको फिगर देखकर समझ में आ जा रहा है कि आरएनए में कौन सा शुगर होगा। तो आरएनए में होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। ठीक है, बीटा डी राइबोज शुगर, ये होता है आरएनए का पार्ट। डीएनए का पार्ट क्या होता है बच्चों लोग? तो डीएनए का पार्ट होगा बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये होगा आपका डीएनए का पार्ट, यानी डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है। तो पेंटोज शुगर दोनों में अलग अलग वेरिएंट होता है। मतलब जब बात करते हैं पेंटोज शुगर का, तो डीएनए और आरएनए में दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, यानी आरएनए में रहेगा राइबोज शुगर होगा और डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो आपका जो मोनोमर में क्या क्या कंपाउंड था, तो मोनोमर में था एक पेंटोज शुगर, उसमें हम बात कर लिए। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है नाइट्रोजन बेसिस पे। फॉस्फोरिक एसिड दोनों में प्रेजेंट होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बेस में क्या है ध्यान देना, तो नाइट्रोजनस बेसिस पे अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन बेसिस का दो कैटेगरी होता है। कुछ को बोला गया है प्यूरिन बेसिस, प्यूरिन, और कुछ को बोला गया है पैरामिडिन। ये जो क्लासिफिकेशन है नाइट्रोजन बेसिस का दो पार्ट में, इसका बेसिस है उनका रिंग,
उनके फिगर में रिंग, तो ध्यान देना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो बेसिस ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे आपको 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक 4 नहीं, आप सॉरी 5 फिगर आपको दिख रहा होगा। तो आपका ये 5 बेसिस है जो आपके DNA RNA में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो बस टोटल यहाँ पे 5 बेसिस है। क्या क्या नाम देखो यहाँ पे, एडेनाइन है, गुआनाइन है, ठीक है, साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरासिल है। सबके लिए शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। एडेनाइन के लिए हम ए लिखेंगे सिंबल, गुआनाइन के लिए हम जी लिखते हैं, साइटोसिन के लिए हम सी लिखते हैं, थाइमिन के लिए टी लिखेंगे और यूरासिल के लिए यू लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सिंबल्स हो गया। अब ध्यान देना, जो एडेनाइन गुआनाइन उसमें आप देखोगे फिगर में तो 2 रिंग आपको दिखेगा, 2 रिंग दिख रहा होगा आपको फिगर में, यहाँ भी 2 रिंग दिखेगा, ठीक है। बाकी नीचे वाले में देखोगे तो इसमें सिंगल सिंगल रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, ठीक है। तो जिसमें 2 रिंग होता है उसको बोला गया है वो होता है प्यूरिन बेसिस। क्या होता है? प्यूरिन बेसिस। यानी जो 2 रिंग यहाँ पे है इन दोनों को रखा गया प्यूरिन बेसिस में, यानी ये दोनों प्यूरिन बेसिस का पार्ट होगा। और जहाँ पे सिंगल रिंग है उसको बोला गया है पायरिमिडिन बेसिस, यानी होता है पायरिमिडिन बेसिस। इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा केमिस्ट्री में, लेकिन चांसेस में लगता है फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है इसके फिगर पे, ठीक है। तो एग्जाम से पहले अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो इसका फिगर थोड़ा सा फोकस कर लेना इन 5 का, ठीक है। तो फिगर पिन पे क्वेश्चन आ सकता है, अब कैसा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, लेकिन फिगर पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना आपको इसका मतलब। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस पे, तो प्यूरिन में क्या क्या होता है जी? तो प्यूरिन में होता है ए होता है, ए मतलब एडेनाइन, और जी होता है, जी मतलब गुआनाइन, ठीक है। तो ए मतलब एडेनाइन, ठीक है। एक सेकेंड, ए मतलब एडेनाइन और जी मतलब गुआनाइन, ठीक है। तो एडेनाइन और गुआनाइन। पायरिमिडिन बेसिस में क्या होता है जी? तो पायरिमिडिन बेसिस में ध्यान देना, टी सी, तो टी का मतलब क्या होता है? थाइमिन। टी मतलब क्या होगा? थाइमिन। सी मतलब क्या होता है? साइटोसिन। और सी के साथ साथ एक होता है यू, ठीक है। और एक और है ना, एक था यू, यू मतलब होता है यूरासिल, यू मतलब होता है यूरासिल, ठीक है, यूरासिल। क्या क्या टोटल 5 बेसिस है, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिए, 2 कैटेगरी में हम बांट दिए। और ध्यान देना यहाँ पे होता है क्या ना, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का। तो मतलब पेरी मतलब बॉन्ड बनाना, पेरी मतलब क्या होता है? बॉन्ड बनाना। तो वो देखा गया है कि जो ए है और टी आपस में बाइंड करता है, यानी ए और टी में एक बाइंडिंग होता है, यानी एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग क्यों होता है ध्यान देना। इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में बोला गया कि ए और टी आपस में बॉन्ड बनाएगा। कैसे बॉन्ड बनाएगा? कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो बोला गया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी में 2 H बॉन्ड होता है, तो 2 डॉटेड लाइन दिखाती है। तो ये पेयरिंग हो रहा है ड्यू टू यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी ए और टी आपस में H बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 H बॉन्ड बनाएगा। जी और सी का बात करते हैं, तो जी और सी में 3 H बॉन्ड होता है, तो यहाँ 3 लाइन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? 3 H बॉन्ड होता है। तो यानी ए टी से पेयरिंग करता है और जी और सी पेयरिंग करेगा, ठीक है। जो यूरासिल है, तो ध्यान ना, देखो थाइमिन और यूरासिल एक दूसरे का मतलब, अगर मान लेते कि आप में अगर थाइमिन होगा तो यूरासिल नहीं होगा। मतलब थाइमिन और यूरासिल क्या होता है? ऑल्टरनेट होता है। मतलब थाइमिन अगर रहेगा सिस्टम में तो यूरासिल नहीं रहेगा, और यूरासिल होगा सिस्टम में तो थाइमिन नहीं रहेगा। मतलब ये बात ध्यान देना, मतलब 5 आपके पास पायरिमिडिन बेसिस जो है वो 3 है, लेकिन जो यूरासिल और थाइमिन है एक दूसरे को क्या है, सब मतलब क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। अगर थाइमिन होगा तो यूरासिल नहीं होगा,
और अगर यूरासिल होगा तो थायमिन नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना आप। ठीक, तो अब एक कॉम्प्लीमेंट पेयरिंग होता कैसे वो भी ध्यान देना आप। तो आप इसका फिगर देखेगा, तो मान ली ए और टी बाइंड किया ना, देखो यहाँ पे देखोगे तो ए एडेनाइन का फिगर आपको दिख रहा है, और थायमिन का फिगर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बीच में 2 H बॉन्ड होता है, 2 H बॉन्ड होता है। तो 2 H बॉन्ड कहाँ से होगा उसको फोकस कर लेते हैं। आई थिंक आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा ये, अगर दिया हो तो देख लेते हैं हम। नहीं तो आपको बॉन्डिंग पैटर्न नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, बॉन्डिंग पैटर्न नहीं समझाया हुआ आपको, तो आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ चेक करना एक बार, आपको दिखेगा, अब ध्यान से को देखना। देखो यहाँ पे ये जो यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास H जो लगा हुआ है, ठीक है, आपको नाइट्रोजन के पास H लगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे H बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे H से H बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करो आप लोग। ठीक है, तो बच्चों लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे देखोगे एडेनाइन मॉलिक्यूल, जो एडेनाइन मॉलिक्यूल होता है यहाँ देखोगे आप, और जो थायमिन मॉलिक्यूल है उसमें देखो 2 H बॉन्ड दिखा हुआ है यहाँ पे, डॉट लाइन से दिखा हुआ आपको। तो इस तरह से आप देखोगे तो एडेनिन और थायमिन का 2 H बॉन्ड होता है, एडेनिन थायमिन का 2 H बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और बात करते हैं G और C में, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार, तो ध्यान देना। तो ये देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो गुआनिन, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। ठीक है, तो गुआनिन साइटोसिन में 3 H बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पे 3 H बॉन्ड आपको दिख रहा है। इस साइटोसिन में 3 H बॉन्ड बनता है। ठीक है, इससे से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर फिगर में H बॉन्डिंग का पैटर्न कैसा रहता है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, तो आपको H बॉन्ड समझ में आएगा, H बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान दोगे आप। जैसे हम बात करते हैं N बेसिस, तो N बेसिस क्या था, 5 टाइप का पॉसिबल है। तो N बेसिस में अगर बात करते हैं, अगर हम DNA, अगर हम RNA में बात करते हैं, तो RNA में और DNA में कौन कौन होता है। DNA में यार प्यूरिन पैरामिडिन होता है, तो प्यूरिन में होगा A और G होगा, एडेनाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, और उसका T और C होगा। ठीक है, यानी DNA में कौन कौन सा बेस पेयर पॉसिबल है, तो प्यूरिन बेसिस में एडेनिन गुआनिन होता है, और पैरामिड में थायमिन एंड साइटोसिन होता है। ठीक, और हम अगर हम RNA में बात करते हैं, तो RNA में ध्यान देना, RNA में जो प्यूरिन टाइप का बेसिस होगा और पैरामिडिन बेसिस जो होगा, तो उसमें प्यूरिन में तो प्यूरिन में तो वही रहेगा ANG, और जो पैरामिडिन होता है उसमें होता है T के बदले होता है U होता है। यानी RNA में थायमिन नहीं होता, क्या होता है, यूरासिल होता है। क्या होता है, थायमिन के बदले क्या होता है, यूरासिल होता है, और GC होता है। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान दोगे, RNA में थायमिन नहीं होता है, क्या होता है, यूरासिल होता है, और DNA में क्या होता है, यूरासिल नहीं होगा, क्या होगा, थायमिन होगा। ठीक है, तो ये रहेगा N बेसिस का प्रेजेंस। तो हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो N बेसिस क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या, समझ में आ गया आपको लोग को। होता क्या है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस है, ये सब मिल के बनाता है न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम रिपीट करके बनाएंगे पॉलीमर। उस पॉलीमर को बोलते हैं या तो DNA या तो बोलते हैं RNA। आपको समझ में आ गया कि फॉस्फोरिक एसिड दोनों में कॉमन होता है, RNA DNA में। पेंटोज शुगर जो होता है, RNA का पेंटोज शुगर बोलते हैं राइबोज शुगर, और DNA का पेंटोज शुगर बोलते हैं हम लोग डीऑक्सी राइबोज। उसके सामने बीटा और D लिखा हुआ है, उसका मतलब हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन बेसिस होता है उसका कैटेगरी बता दिए। अब DNA RNA में कौन सा बेस कवर रहेगा बता दिया गया। तो DNA में आपका क्या होता है, थायमिन होता है, और RNA में यूरासिल होता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपका 4 बेस पर आपको याद रखना है। यानी प्यूरिन बेसिस एडेनिन गुआनिन दोनों में रहेगा, पायरामिडिन बेसिस में साइटोसिन दोनों में है, और RNA में यूरासिल जो होता है, और DNA में क्या होता है, थायमिन होता है।
तो ये समझ में आया आपको। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसके बाद हम देखते हैं अगर तो ध्यान दोगे यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, तो अब ध्यान देना फॉस्फोरिक एसिड बेस, ये बेस मतलब नाइट्रोजन बेसिस, ये 1 प्राइम, यहाँ पोजीशन नंबरिंग किया 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ये प्राइम का नंबरिंग किया हुआ है। तो बेस हमेशा 1 पे अटैच हो रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अटैच कहाँ हो रहा है, वो यहाँ देखो बेस 1 पे है, फॉस्फोरिक एसिड 5 पोजीशन पे अटैच हो रहा है इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका पेंटोस शुगर और पेंटोस शुगर प्लस बेस होगा, तो उसके लिए नाम रखा गया है न्यूक्लियोसाइड, यानी ओनली बेस और पेंटोस शुगर, उसके लिए नाम बोला गया है न्यूक्लियोसाइड। तो कई क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा, तो अब बोलोगे जब बेस और पेंटोस शुगर कंबाइन करेगा तो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और बेस तो हम लोग बात कर रहे थे तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बेस पेंटोस शुगर, ठीक है, और फॉस्फोरस कंबाइन करते उसको बोलता है न्यूक्लियोटाइड, उसको बोलता है न्यूक्लियोटाइड बोलता है। तो न्यूक्लियोसाइड कब बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड कब बोलेंगे, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब होता है तो आपको दिख रहा है, चलो कि न्यूक्लियस, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कनेक्ट होगा तो ध्यान देना, एक जो फॉस्फोरिक एसिड का पार्ट है वो कनेक्ट करता है, तो एक का 5 पोजीशन से लिंक होगा और दूसरे का 3 पोजीशन से लिंक होता है, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्या बोलता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ऐसे करके लिंक होते चला जाएगा, तो 5 और 3 प्राइम को लिंक करते चला जाता है पूरा, तो आपका एक चेन बनेगा। और इस चेन को तुम अगर एक्सटेंड करते जाओगे तो आपका ये न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो इसको समझाएगा यहाँ पे, ठीक। और आपको पता है कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स है। तो एक चेन दूसरे चेन में क्या होता है, आपस में बॉन्ड होता है। बॉन्ड कैसा होता है, तो एक चेन का जो बेस है दूसरे चेन के बेस से लिंक होता है, तो एक का जी है तो दूसरे का क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3H बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब 2H बॉन्ड है, इससे लिंक होते जाता है, ठीक है। तो इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, इसको बोला गया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। अब ध्यान देना, तो ये चीज यहाँ समझाया हुआ है कि डीएनए में जो एक पिच होता है ना, एक पिच इसको बोलते हैं पिच, इसका लेंथ होता है 3.5 नैनोमीटर और इसके अंदर 10 पेयरिंग होता है, 10 बेस का पेयर होता है, ठीक है। ध्यान देना, तो अगर इसमें क्वेश्चन करके पूछता है कि अगर आपको डीएनए का कोई एक चेन का अगर तुमको लिंकेज पता है तो दूसरे का आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तो बहुत सिंपल है कि अगर डीएनए में आपको अगर एक पेयर दिया हुआ ACTGCAT, तो उसका दूसरे चेन का क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को डाल देना। तो ए के साथ टी होगा, जी जहाँ सी रहेगा जी होगा, टी जहाँ रहेगा ए रहेगा, उल्टा करते चल जाना। तो अगर आपको एक चेन का पता है सारा बेसिस, तो दूसरे चेन का बेस अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का एक चेन का दे देगा बेस पेयर, दूसरे चेन का आपको बेस पेयर निकालना होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे रोकें बच्चों लोग।